नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशल्स दौरा, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान से हुए सम्मानित। आज भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। श्री राम मंदिर दान में कथित गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। मामले की पूरी और तय समय सीमा में जांच की मांग के साथ दायर की गई है जनहित याचिका। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज अहम विधेयक होंगे पेश। ओबीसी से जुड़े 2 संशोधन विधेयक शामिल। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बढ़ी हलचल। पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक, आतंकियों को निशाना बनाने का दावा। अफगानिस्तान ने खारिज किया दावा, कहा हमलों में मारे गए दर्जनों आम नागरिक। और इंजरी टाइम में स्टीफन यूस्टाकियो के गोल की मदद से कनाडा ने रचा इतिहास। दक्षिण अफ्रीका को हराकर कनाडा ने पहली बार फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में बनाई जगह। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सेशल्स की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी आज सेशल्स में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस समारोह में भारत की सेना और नौसेना की टुकड़ियों ने भी हिस्सा लिया। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट की 32 सदस्यीय मार्चिंग टुकड़ी ने अपनी उपस्थिति से परेड को और यादगार बना दिया। इस टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन आर्यन एच दे ओलेकर ने किया। वहीं भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तरकश की टुकड़ी ने भी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस परेड में हिस्सा लिया। इस टुकड़ी का नेतृत्व सब लेफ्टिनेंट नागदेव ने किया। 29 सदस्यीय इस दल में 3 महिला नौसैनिक भी शामिल रहीं। प्रधानमंत्री और भारतीय सैन्य दलों का सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह की स्वर्ण जयंती में मौजूद रहना दोनों देशों के मजबूत रक्षा संबंधों को दर्शाता है। साथ ही ये हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और अस्थिरता के लिए भारत सेशल्स दोस्ती का भी उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देते हुए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी का आधार देशों का आकार नहीं बल्कि आपसी सम्मान और विश्वास हो। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा उद्देश्य हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत सेशल्स के बीच आपसी सहयोग की समीक्षा की गति गार्ड ऑफ ऑनर के लिए रेड कारपेट पर पीएम मोदी के कदमों के साथ बढ़ी। इसमें और ज्यादा तेजी राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक अर्मीनी के आतिथ्य संस्कार से आई, जिन्होंने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा करने के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं की मौजूदगी में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत सेशल्स के बीच राजनयिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और वित्तीय तकनीक के क्षेत्र में स्वास्थ्य, कृषि अनुसंधान, शिक्षा और तकनीक, प्रत्यर्पण, रक्षा और समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग पर समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सेशल्स आर्थिक सहयोग, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य और संपर्क बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे।
हमने हमारे आर्थिक सहयोग को और अधिक रेजिलिएंट और फ्यूचर रेडी बनाने पर चर्चा की। हम दोनों देशों के उद्योगों के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत और सेशल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। इससे हमारे व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ साथ पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ संबंधों को भी बल मिलेगा। हमारा विश्वास है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी दोनों देशों के बीच की दूरी को कम करने का प्रभावी माध्यम है। प्रधानमंत्री ने हिंद महासागर को भारत सेशल्स का साझा घर बताया। उन्होंने कहा कि इसकी सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं, साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक अर्मिनी ने कहा कि दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति अर्मिनी ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष 17.5 करोड़ डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने भारत द्वारा सेशल्स को दी जा रही मदद के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। A particularly significant milestone is the groundbreaking inauguration of the Professional and Technical Education Center. This India-assisted project will equip Seychelles youth with world-class vocational training, strengthening our capacity building. My deepest gratitude to Prime Minister Modi for this transformative initiative. In our shared commitment to clean energy, we also inaugurated 3 solar water pumping systems under the International Solar Alliance, exemplifying India's support for Seychelles' transition to renewable energy. भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी रही है, जिसकी नींव साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच परस्पर संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। इससे पहले भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री और सेशल्स के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से भारत की सहायता से स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को सेशल्स की जनता को समर्पित किया। इस मौके पर एक स्मारक लोगो का भी अनावरण किया गया। ये लोगो भारत और सेशल्स के बीच 5 दशकों की दोस्ती, सहयोग और आपसी विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 वर्षों के बाद सेशल्स की ये यात्रा अतीत के विश्वास को वर्तमान की उपलब्धियों के साथ जोड़ते हुए भविष्य के नए द्वार भी खोलती है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, सेशल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स में गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं। विश्व कल्याण की भावना के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके विदेश दौरों पर सम्मानित किया जाता है। सेशल्स की यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री को गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान सतत विकास, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है।
गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं। इससे पहले पीएम मोदी को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने देश के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भागीदारी और नॉर्वे के साथ सहयोग को नई दिशा देने के लिए दिया गया है। इससे पहले पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को ये अवार्ड दिया गया। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने पीएम को ये अवार्ड सौंपा। 1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फलस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजराइल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया में अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुआना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रहे ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकारता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो चार स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाले शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। केड़ा मसाला होए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। श्री राम मंदिर दान में कथित हेराफेरी का मामला अब देश की शीर्ष अदालत की दहलीज पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले से जुड़ी एक अहम जनहित याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। आपको बता दें कि ये जनहित याचिका अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा दायर की गई है। इस याचिका में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और सार्वजनिक धन की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फंड में हुई कथित वित्तीय गड़बड़ियों की सीबीआई की अगुवाई में एसआईटी से निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपील की है कि वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी बैंक खाते, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल लॉग्स को सुरक्षित रखा जाए ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके। इससे पहले न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मौखिक अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को नियमित प्रक्रिया के तहत आज मामले का उल्लेख करने का निर्देश दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय एसआईटी भी इस मामले की प्रारंभिक जांच में जुटी हुई है। और पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़े फैसलों की तैयारी है। पश्चिम बंगाल सरकार आज सदन में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से जुड़े 2 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। पहले विधेयक के तहत वर्ष 2012 में बनाए गए ओबीसी कानून में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके जरिए ओबीसी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी की मौजूदा अनुसूची को हटाया जाएगा और पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श के आधार पर नई व्यवस्था लागू की जाएगी। वहीं दूसरे संशोधन विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि यदि किसी समुदाय को ओबीसी सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया हो या बाहर रखा गया हो तो नागरिक सीधे पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष आवेदन या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेष समिति के गठन की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। इस समिति की कमान किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपी जा सकती है। पार्टी ने साफ किया कि पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जनजातीय यानी आदिवासी समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक अहम विधेयक वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट बिल 2026 भी आज ही विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। देश के कई राज्यों में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है तो कहीं लोग अब भी भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अगले 2 दिनों के भीतर बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, तेलंगाना, विदर्भ और लक्षद्वीप समेत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ेगा। हालांकि मौसम में आ रहे इस बदलाव के बीच उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के कुछ इलाकों में तपिश बरकरार है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और बिहार के कुछ हिस्सों में आज भी लू यानी हीट वेव चलने के आसार हैं। और पाकिस्तान ने बीती रात अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने ये हमले अफगानिस्तान के पक्तिया और पत्तिका और कुनार प्रांतों में किए। पाकिस्तानी सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने दावा किया कि इन हमलों में 25 आतंकवादी मारे गए और उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि काबुल प्रशासन ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के नाम पर आम नागरिकों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है।
मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि इस कार्रवाई में दर्जनों नागरिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई को कायराना और आक्रामक बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को कराची में 3 अर्धसैनिक जवानों की मौत और हालिया सीमा हिंसा के जवाब में बताया है। ताज़ा घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। और वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़कर 1450 हो गई है, जबकि 3150 लोग घायल हैं और 12721 लोग विस्थापित हुए हैं। सबसे अधिक प्रभावित ला गुएरा राज्य में विदेशी बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहा है और अधिकारियों के अनुसार अब भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं और जीवित लोगों को निकालने के लिए समय तेजी से कम हो रहा है। यूरोप के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से असहनीय गर्मी का प्रकोप जारी है। फ्रांस की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार इस जानलेवा हीटवेव के कारण 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जानकारी दी कि यूरोप में करीब 150 मिलियन लोग इस भीषण गर्मी से प्रभावित हैं और कई देशों में पावर ग्रिड पूरी तरह ठप हो गए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 20 जून से शुरू हुई ये हीटवेव जलवायु परिवर्तन के कारण 100 गुना अधिक गंभीर हो गई है। और अब खबरें खेल जगत से। मेजबान कनाडा ने फीफा विश्व कप 2026 में इतिहास रचते हुए पहली बार अंतिम 16 में जगह बना ली है। इंजरी टाइम में स्टीफन यूस्टाकियो के निर्णायक गोल की बदौलत कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराने में सफलता पाई। लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला, लेकिन मैच के निर्णायक क्षण में यूस्टाकियो ने पेनल्टी बॉक्स के बाहर से शानदार गोल करके कनाडा को ऐतिहासिक जीत दिला दी। अब कनाडा का सामना 4 जुलाई को ह्यूस्टन में अंतिम 16 के मुकाबले में नीदरलैंड या मोरक्को से होगा। FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर पिछली हार का बदला चुकता कर लिया। निर्धारित 60 मिनट का खेल गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ, लेकिन शूटआउट में भारतीय खिलाड़ियों ने संयम और सटीकता का परिचय देते हुए जीत अपने नाम कर ली। मैच में शानदार रक्षात्मक प्रदर्शन के लिए डिफेंडर संजय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और देश कितना आगे बढ़ रहा है, किस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है और सरकार की योजनाएं कितना असर दिखा रही हैं, इसका पता आंकड़ों से ही चलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन आंकड़ों की मजबूत नींव किसने रखी? आज देश 20वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मना रहा है। आइए जानते हैं महान वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में, जिन्होंने भारत की आधुनिक सांख्यिकी की व्यवस्था की मजबूत नींव रखी। तो आप इस जानकारी को देखिए। फिलहाल हमें यही अनुमति दीजिए, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। देश भर में आज 20वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस प्रख्यात सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है। वर्ष 2007 से हर साल मनाए जा रहे इस दिवस की इस बार की थीम प्रशासनिक आंकड़ों की क्षमता का अधिकतम उपयोग रखी गई है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आंकड़ों का बेहतर उपयोग कर समयबद्ध, विश्वसनीय और सूक्ष्म स्तर के आधिकारिक आंकड़े तैयार करना और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को मजबूत बनाना है। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारत की आधुनिक सांख्यिकी व्यवस्था का जनक माना जाता है। उन्होंने वर्ष 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। 1933 में संख्या नामक भारत की पहली सांख्यिकी पत्रिका शुरू की। 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका महालनोबिस मॉडल भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बना। देश की आधिकारिक सांख्यिकी व्यवस्था को मजबूत बनाने में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह संस्था सकल घरेलू उत्पाद, उपभोक्ता आधारित सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जैसे प्रमुख आंकड़े जारी कर रही है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आर्थिक विकास, महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक व्यय से जुड़े नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पिछले कुछ वर्षों में देश की सांख्यिकी व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में कई सुधार लागू कर रहा है। इसके साथ ही सकल घरेलू उत्पाद, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन सहित कई व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों को अधिक सुलभ बनाने के लिए मंत्रालय ई सांख्यिकी पोर्टल, भारत सरकार सांख्यिकी मोबाइल अनुप्रयोग, सूक्ष्म आंकड़ा पोर्टल और आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए नई डिजिटल सेवाओं का विस्तार कर रहा है। वहीं 150 करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए पैमाना नामक वेब आधारित प्रणाली भी संचालित की जा रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सांख्यिकी क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण एकेडमी के माध्यम से नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि विश्वसनीय आंकड़े ही प्रभावी नीति निर्माण और सुशासन की आधारशिला हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के माध्यम से न केवल प्रोफेसर महालनोबिस के योगदान को याद किया जा रहा है, बल्कि देश में आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित सांख्यिकी व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है।